वो इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित है और ये खबरों में काफी बना हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट से संबंधित है। लेकिन एपिसोड शुरू करने के पहले हम डिस्कस करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है, उसके बाद हम जानेंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत के बारे में, साथ ही इनके न्यायिक योगदान क्या क्या रहे इसके बारे में भी हम जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि सीजीआई की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है, और अंत में हम देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि यह हालिया घटनाक्रम यानी समाचारों में क्यों बना है। तो निवर्तमान सीजेआई जो है BR गवई, उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 53वें सीजेआई के रूप में नामित किया है, उनका नाम दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीजेआई गवई जो है 24 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत होगी, और इसलिए इन्होंने जो है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम नामित किया है। अब आपको बता दें कि अगर अधिसूचना जारी हो जाती है तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है वो 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे और वो अपने इस पद पर 9 फरवरी 2027 तक बने रहेंगे। तो इतना समझने के बाद आगे बढ़ते और समझ लेते हैं एक बार न्यायमूर्ति सूर्यकांत के बारे में। तो इनके जन्म की बात करिए तो इनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हिसार हरियाणा में हुआ था। और अब इनकी शिक्षा पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो 1984 में इन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से LLB की शिक्षा ग्रहण की थी और उसके बाद 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इन्होंने LLM किया था। अब इनके करियर की प्रारंभिक शुरुआती चरण जो था उस पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो हिसार जिला न्यायालय और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायाधीश में इन्होंने प्रैक्टिस की थी और उसके बाद जुलाई 2000 में ये हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता नियुक्त किए गए थे और इस समय इनकी जो आयु थी वो 38 वर्ष थी। और इसी के साथ मार्च 2001 में इन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था। अब एक बार इनके न्यायिक पद को भी समझ लेते हैं। तो जनवरी 2004 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और इसके बाद अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और इसके बाद मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इन्हें पदोन्नत किया गया। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इनके एक बार न्यायिक योगदान को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है हमारा अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से जुड़े थे जो कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करता है। इसके साथ ही इन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाले पीठ में भी ये कार्यरत थे। अगला है राजद्रोह कानून। तो इन्होंने जितने भी कोर्ट में जितने भी लंबित राजद्रोह के मामले थे उनको स्थगित किया था तब तक के लिए जब तक कि धारा 124A पर पुनर्विचार नहीं हो जाता। इसके बाद आता है डिजिटल धोखाधड़ी का केस, जिसमें कि इन्होंने डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों पर नोटिस जारी किया था और उस समय जो जितने भी दर्ज FIR थे डिजिटल धोखाधड़ी से लेकर उनके विवरण की इन्होंने मांग की थी। और इसके बाद इसके साथ ही एक काफी YouTube का मामला काफी सामने आया था। रणवीर अहलाबादिया को लेकर के YouTube का एक मामला काफी विवादित हुआ था जिसकी सुनवाई इन्होंने की थी जिसमें ये शामिल थे। तो इन्होंने वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सामाजिक जिम्मेदारी का आह्वान किया था, यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी को इन्होंने ऊपर रखा था। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते और समझ लेते हैं कि आखिर ये जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जो सीजीआई है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो हम संवैधानिक प्रावधान पर नजर डालते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो हमारा संविधान है उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 124(2) में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इसी के साथ इसमें कुछ क्राइटेरिया भी दिए गए हैं। तो मुख्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनको सीजीआई नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे एज के हिसाब से वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, बल्कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था उस टाइम से जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उनको यहाँ पर रखा जाता है। अब सीजीआई की सिफारिश कौन करता है? तो वर्तमान में जो सीजीआई होते हैं वही अपने उत्तराधिकार के नाम की सिफारिश करते हैं। अब इतना तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते और समझ लेते हैं कि ये जो पूरा प्रक्रिया होता है, जो पूरी प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो केंद्रीय कानून मंत्री निवर्तमान सीजीआई से सिफारिश मांगता है कि वो अपने उत्तराधिकारी का नाम दे। अब निवर्तमान सीजीआई जब वो अपनी सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजते हैं
तो कानून मंत्रालय जो है वो उस सिफारिश को प्रधानमंत्री को भेजते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक रूप से सीजेआई की नियुक्ति करते हैं और इसी के साथ जो नियुक्त सीजेआई होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक।